मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल, और ये मुख्यमंत्री के ओएसडी है, यानी कि इनके बयान जो होते हैं वो सरकार के बयान के समान है। और विपक्ष पर हमेशा ही आक्रामक नजर आते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव जी का स्वागत है मंच पर सर आपका। ओवर टू यू ज्योति। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जितना हम जानते हैं समझते हैं, ये सरकार से जुड़े लगभग हर विषय के जानकार हैं। सरकार को इनसे बेहतर कोई डिफेंड नहीं कर सकता और विपक्ष पर इनसे अलग या इनके अलावा उतना आक्रामक कोई दिखता नहीं आंकड़ों के साथ। सीएम के ओएसडी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पहले भी ये जिम्मेदारी आपके पास रही है और चर्चाएं तो ये भी हैं कि 2024 को लेकर चुनावी लिहाज से भी बहुत एक्टिव हैं, उस पर भी आएंगे। सर, शुरुआत सरकार के कामकाज को लेकर होगी। जवाहर जी, कैसे देख रहे हैं अब तक के, चूंकि सबसे जेनरिक सवाल जो कि शुरुआत करने के लिए होता है, कैसा है अब तक का कार्यकाल, पिछली बहुमत की सरकार का भी और गठबंधन में भी? देखिए, जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं तब से हरियाणा के राजनीति में सरकार पहली बार है। इससे पहले व्यक्ति रहे हैं, आप चौटाला साहब रहे हो, बंसीलाल जी रहे हो, हुड्डा साहब रहे हो, वो सरकार होती थी, व्यक्ति की सरकार होती थी। और इस समय जो सरकार है वो जनता की सरकार है, लोगों की सरकार है। जब हम कहते हैं कि प्रजातंत्र में जनता अपने लिए अपनी सरकार चुनती है, ये हरियाणा की जनता ने महसूस पहली बार किया है। तो ये वो सरकार है जिसने हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा है और मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में कोई खुश नहीं होगा। हाँ, लोकतंत्र है, उसमें आपकी आलोचना भी होती है, आपकी अच्छाई भी होती है। जो हमारी आलोचना करते हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं और जो हमारी अच्छाइयों को महसूस कर रहे हैं वो और बेहतर महसूस करे, ऐसा मनोहर सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास रहता है। पिछली सरकार बहुमत से थी और इस बार गठबंधन में है। आप जानते हैं गठबंधन धर्म निभाने में बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, या जो कई बार ऐसा होता है कि जो लीडिंग पार्टी है जो करना भी चाहे उसमें भी कई बार चुनौतियां हो सकती हैं। तो कितना अंतर आप देखते हैं पिछले कार्यकाल से अब वाले कार्यकाल में? देखिए, दोनों में एक अंतर तो स्वाभाविक रूप से है। मैं ये कहूं कि राजनीतिक मंच पे बैठ के कि कोई अंतर नहीं है, स्वाभाविक रूप से अंतर है। पहले हमारी बहुमत की सरकार थी, आज हमारे पास उस तरह का बहुमत नहीं है। सरकार तो बहुमत की तभी बनी है पर अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो इसके कारण एक अंतर तो रहता है। परंतु जब मुख्यमंत्री अपना लोगों के भले के लिए जिद्दी हो तो फिर वो मायने गौन हो जाते हैं, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा मुद्दा जो लोगों का हित करता हो, चाहे वो पहली सरकार हमारी फुल फ्लैश मनोहर सरकार रही हो, चाहे पार्ट 2 मनोहर सरकार रही हो, लोगों के हित को प्राथमिकता में हमने किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। चाहे हमारे सहयोगी रहे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे हो, सबने इसमें हमारा मुख्यमंत्री को मजबूत करने का काम किया है। शिक्षा पर आ जाएंगे, अलग अलग विषय की बात होगी यादव साहब, क्योंकि आधार है समाज का, देश का, दिशा देती है। विपक्षी और विरोधी बार बार ये कहते हैं कि स्कूल खोलने के बजाय आप लोग बंद कर रहे हैं स्कूलों को, बम्पर स्कूल बंद कर दिए गए। आप लोगों को शिक्षा से कोई खास लेना देना नहीं है। विपक्षी कहते हैं, आप चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार ये चाहती है कि बच्चे पढ़े नहीं, शिक्षा नहीं चाहती सरकार। देखिए, बेसिकली आप जिस तथ्य को कह रहे हैं, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर आंकड़ों और फाइल के साथ आए हैं। जिस पर ये देखिए अच्छी बात है कि आंकड़ों के साथ आप कंपेयर कर पाएंगे। मैंने निकाल लिया स्कूली शिक्षा, आपने पूछा, मैंने स्कूली शिक्षा निकाल लिया है। स्कूल की शिक्षा का विपक्ष केवल झूठ बोल रहा है। स्कूल अगर बंद करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो हरियाणा की वरिष्ठ नेता जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में काम किया, ऐसी गीता बुक्कल जी हैं, जिनके समय में 2011 में 124 स्कूल बंद हुए। मैं मर्ज होने की बात नहीं कर रहा। और 2014 में जो फाइल चली, उन्होंने, जब उनकी सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, वो फाइल की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस बीच चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, चुनाव हो गया और हमारे आते ही फिर वो उस पर हस्ताक्षर हुए लास्ट नवंबर में, और ऐसे 385 स्कूल और बंद हुए। यानी कि जिन्होंने 515 स्कूल के आसपास बंद किए हैं अपने एक कार्यकाल में, वो ये कह रहे हैं कि हम स्कूल बंद करते हैं। और ये उसके अलावा केवल मैं कह नहीं रहा हूं कि आपको लगे मैं केवल कह रहा हूं। आप लोगों ने कितने बंद किए? मैं उसका ऑर्डर की कॉपी भी लेके आया हूं।
जो 2011 और 2014 में जो स्कूल बंद हुए उसकी ऑर्डर की कॉपी है, उनके स्कूलों के नाम भी है। तो ये उन्होंने समय का ही डिसीजन है कि जहां 25 विद्यार्थी होंगे, इससे कम के विद्यार्थी होंगे और उसके नजदीक कोई दूसरा स्कूल है जो 3 किलोमीटर के अंदर आता है, तो उन बच्चों को वहां भेजा जा सकता है, वो स्कूल बंद किया जा सकता है। उनका ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर नहीं है। हमारे समय में भी ऐसे स्कूल बंद हुए, लगभग 196 के आसपास स्कूल थे जो हमारे में के समय बंद हुए, परंतु उसमें से हमने ये पहली बार किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जो कि कांग्रेस के सरकार में नहीं था, कि जो बंद हुए स्कूल अगर वो वापस अपनी संख्या 25 से ऊपर कर लेते हैं या न्यूनतम 25 कर लेते हैं तो हम उन स्कूलों को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो हमने 66 स्कूल पुनः शुरू किए। ये केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का डिसीजन है, कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये झूठ बोलते हैं कि हमने स्कूल बंद किया। मैं रिकॉर्ड पे हर एक उत्तर दे रहा हूं। और अगर आपको गीता बुक्कल जी किसी कार्यक्रम में मिले आज, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आने वाली हैं, क्योंकि मैंने अभी हो सकता है आपको सुने बैठ के यहाँ पर, जब आप कहें। अभी मैंने उनका चित्र देखा, लगा हुआ है जी गेस्ट के रूप में। तो आप बोलना कि उन्होंने हमें ऑर्डर की कॉपी मैं आपको डिबेट के बाद देके जाऊंगा व्यक्तिगत रूप से। ऑर्डर की कॉपी उनको 2011 की 14 की आप दिखा सकते हो डिबेट में। देखिए स्कूल बनने का काम तो गीता बुक्कल जी आपने और हुड्डा साहब ने मिलकर किया है। तो क्या यादव साहब ये कह रहे हैं कि हमने कोई स्कूल बंद किया ही नहीं? आप सिरे से खारिज कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि आपके थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ ही होंगे यहाँ पर, वो भी कोई आंकड़ा बता देंगे। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमने स्कूल बंद नहीं किए। उनसे कम बंद किए ये कह रहे हैं। बात कम और बंद करने की नहीं है। जो उन्होंने एक नियम बनाया था कि जहां भी 25 से नीचे विद्यार्थी होंगे उनको बंद करेंगे, परंतु शर्त यह है, ऐसा नहीं है कि अगर 10 किलोमीटर बाद कोई स्कूल नहीं है तो आप कहीं भी बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसके जिस स्कूल का ये है, अगर वो प्राइमरी है, अगर वो 1 किलोमीटर का नियम है, 1 से 3 किलोमीटर के नियम है, तो दूसरा स्कूल उस परिधि में होना चाहिए जिससे वो बच्चे वहां जा सके। तो वो स्कूल हमने भी बंद किए, परंतु वापस वो शुरू हो सके ये केवल हमारी सरकार में हुआ। मैंने बताया जो 66 स्कूल है जो हमने वापस शुरू किए, जिनकी संख्या 25 हो गई, तो हमने वापस शुरू किए। इनके समय में केवल बंद होते थे, हमारे में भी बंद हुए, परंतु शुरुआत वापस वो शुरू हो सके वो केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हुआ। देखिए, शिक्षा का लक्ष्य है कि अच्छा जीवन, अच्छा नागरिक देश को, समाज को मिले। साथ ही जो डायरेक्ट समझ में आता है रोजगार, अभी रोजगार से पहले एक और मजेदार चीज मैं बताया। चलिए रोजगार पर आएंगे, आप बता दीजिए। गीता बुक्कल जी आती हैं तो मैं आपको 10वीं का परिणाम भी देके जाऊंगा और 12वीं का भी परिणाम देके जाऊंगा। जब से आदरणीय गीता बुक्कल जी, संभव है कि वो टीवी पर आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे अभी। जब से आदरणीय गीता बुक्कल जी शिक्षा मंत्री बनी हुड्डा साहब की सरकार में, तब से फेल होने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। और जब तक उन्हीं की सरकार, वो फेल करवा रही थी। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, आप कह रही वो मंत्री जब से बने तब से फेल होने लगे। उस समय वो शिक्षा मंत्री थी, ये इत्तेफाक था या मंत्री के नाते उनका फेलियर था? मैं आपको बता देता हूं। उनके समय में एक समय जो परिणाम था, अगर प्राइवेट और सरकारी या केवल सरकारी की बात कर लेते हैं, जो कि 77% था, उसके बाद 77 से वो 76 हुआ, फिर 58 हुआ, फिर 54 हुआ, फिर 2013 में तो 39% हो गया और 2014 में 50% हुआ, 15 में 30 हुआ। उसके बाद फिर हमारा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि 30 तक उनका सेशन था, क्योंकि हम 14 में जरूर आ गए, पर वो सेशन जो था 15 वाला वो हमारे इसमें डला हुआ है। 15 के बाद फिर जब वो हमें 30% परीक्षा परिणाम देके गई, पास होने वालों की संख्या, यानी कि 70% फेल होते थे बच्चे, 30% पास होते थे। फिर हमने वो क्रम बढ़ाना शुरू किया, 30 से 39 हुए, 43 हुए, 44 हुए, 52 हुए, 59 हुए। इसको मैं नहीं मानता 21 वाला, क्योंकि कोविड के चलते वो 100% हो गया था, उसका हमें अपना श्रेय नहीं लेना चाहते। उसके बाद 63 हुए। तो जब से हमें मिला, हमारे समय में जो स्कूली शिक्षा है वो 30% बच्चे पास होते थे, हमारे आते आते वो 60% हो गए। आप लोगों ने प्रश्न पत्र आसान तो नहीं कर दिए? क्या कहा? कि आप लोगों ने प्रश्न पत्र आसान कर दिए हो, पेपर आसान कर दिए हो? इसका कारण क्या? कोई तो फॉर्मूला निकाला होगा आप लोगों ने। इसका कारण बताता हूँ, आंकड़े अच्छे दिखाने के लिए। 2005 का राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कांग्रेस के समय में ही आया था, वो अच्छा था, परंतु उसमें कुछ खामियां थी। उन्होंने ये कहा कि 1 से लेके 8वीं तक का कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, चाहे वो स्कूल आए या ना आए, आपको पास करना पड़ेगा। तो बच्चे स्कूल गए नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, टीचर पे कोई दबाव नहीं होता था,
इसके कारण वो चलते गए। अब जब वो बोर्ड में पहुंचे तो सारे फेल होते थे। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सुपर 100 करके एक प्रोग्राम शुरू किया कि लगातार जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उन सबकी मासिक परीक्षा होगी। उनको ठीक है फेल नहीं करेंगे पर उनकी परीक्षा होगी, उनको पता चलेगा। इसके कारण परीक्षा परिणाम सुधरा। इसलिए नहीं सुधरा कि उसके प्रश्न पत्र आसान देना शुरू कर दिया, वो इसलिए सुधरा कि बच्चों को हमने योग्य बनाया, उनको वैसा अनुकूल माहौल दिया। और ये मैंने आपको 10वीं के बताए हैं, अगले पेज पे 12वीं के भी है, तो ये भी गीता जी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, 12वीं के उनसे बात कर लेंगे। जो बच्चे, जो छात्र हुड्डा सरकार में या उससे पिछली सरकारों में शिक्षित हुए, क्वालिफिकेशन पूरी की किसी भी भर्ती के लिए, या अब मनोहर सरकार में, उनको नौकरी के लिए आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि हुड्डा साहब तो कहते हैं कि सबसे अधिक नौकरियां हमने दी। विधानसभा में हालांकि आप लोगों ने 1 लाख से अधिक नौकरियों का दावा किया है। आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा भी जिसमें एचपीएससी से कितनी हुई है, एचएसएससी से कितनी हुई है, प्राइवेट नौकरियां कितनी दी गई हैं, वो भी आपने ब्यौरा दिया था। तो ये हुड्डा साहब वाला जो दावा है और अब आप लोग जो दावा कर रहे हैं, किसे सही माना जाए? मैं निवेदन एक करता हूं, आप मेरी बात को भी सच मत मानिए और उनकी बात को भी सच मानिए। दोनों से उनकी फिगर ले लीजिए। और मैं केवल फिगर लेके नहीं आया, मेरे पास उन विभागों की सूची भी है कि किस विभाग में क्या क्या लगे, वो भी मैं आपको जाने से पहले देके जाऊंगा कि पीडब्ल्यूडी में इतने लोग लगे, पुलिस में इतने लगे, एक एक की सूची है। अगर हम ये कहते हैं कि हमने 1000 से अधिक लोगों को सरकारी रोजगार दिया, तो उन 1 लाख से अधिक लोगों को, तो उस 1 लाख का डेटा हमारे पास है, वो हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिए और उनसे पूछिए कि जो वो हमसे कहते हैं कि हमसे ज्यादा नौकरी दी, तो उसका फिगर तो बताएंगे। हुड्डा साहब के समय हम उनसे डबल नौकरी अभी तक सरकारी लगा चुके हैं। 60,000 हमारी पाइपलाइन में, और जब हम सरकार में जाएंगे, हमारा कार्यकाल पूरा होगा, उनसे 3 गुना सरकारी रोजगार हम दे चुके होंगे। और मैं तो, आप कहेंगे तो मेरे तो अब तो चुनावी साल के तो ज्यादा कर देंगे भर्तियां, वो पूरी हो ना हो, अगली सरकार में हो, ऐसा तो नहीं कि देखिए मैं आप भले ही कहें कि विरोधी अदालत ले गई, अदालत पे बहुत चली जाती हैं भर्तियां, नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी सरकार में शायद अदालत ने कोई भर्ती कैंसिल नहीं की है अभी तक। देखिए, एक तो हमारी कोई भी सरकार की नौकरी, एक भी, जितने दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी का एक ही नैरेटिव है, कांग्रेस भाजपा के खिलाफ झूठ फैलाओ। हमारी, आपको रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, जब सभी श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं यहां बैठे हैं या टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आज तक एक भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल की एक भी भर्ती माननीय न्यायालय ने कोई रद्द नहीं की है। 2 भर्ती पे हमें डाउट हुआ था। पुलिस की भर्ती थी जिसमें 156 से अधिक लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। एक डेंटल सर्जन की भर्ती थी, एक एचएससी के माध्यम से हुई थी, एक एचपीएससी के माध्यम से हुई थी, जिसका हमें डाउट हुआ, और एक शायद कोई और है, हमें डाउट हुआ तो हमने ही रद्द कर दी। वो हमें लगा कि शायद इसमें कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं कि इसमें गड़बड़ है, और हमने उस पर एफआईआर कराई, ऐतिहासिक रूप से लोगों को अरेस्ट किया। ये हमारी है। परंतु जो लोग ये कहते हैं कि इनके 33 पर्चे भर्ती हुए, मैं 1-2 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर रहा हूं। आपके चैनल पे भी आज जो लोग कह के रहेंगे उन सबके खिलाफ भी करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ये बोलते हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के विपक्षियों के खिलाफ, जो राज्यसभा, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी ने भी 33 का कहा था। मेरा नोटिस जरूर उनको 2-4 दिन में मिल जाएगा। या तो 33 भर्तियां बताएं जो पेपर लीक हुए, रद्द होने के, पेपर लीक होने के कारण हमने रद्द की। ऐसे जितने भी नेता है, मेरी लीगल टीम उन सबको नोटिस देगी, या तो वो माफी मांगेंगे या बताएंगे, या आप अदालत जाएंगे उनके खिलाफ। ठीक है, आप जब ये कहते हैं कि 33 भर्तियां, तो आप किस बात पर एग्री नहीं करते? कैंसिल करने वाली बात पर। पेपर लीक पर आप सहमत हैं कि पेपर लीक तो हुए लेकिन भर्तियां रद्द नहीं हुई, ये कह रहे हैं आप वो हमारी कोई 33 भर्तियां रद्द बता दे या 33 पेपर लीक बता दे, उनको मैं स्पेस दे रहा हूं, उनको अपनी गलती को और दे रहा हूं कि वो किसी तरह बच सके। मैंने दोनों जोड़ लिया, किसी में भी वो 33 या तो परीक्षाएं रद्द बता दे या 33 पेपर लीक दिखा दे, कोई एक कर दे, उनको अभेदान दे देंगे। परंतु ऐसा कोई नहीं है। आप उनसे तथ्य मांगिए, वो एक ऐसी लिस्ट पढ़ते हैं। परंतु देखिए वेबसाइट पे जाके, अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि कोई परीक्षा पटवारी की, वो कहते हैं ये पर्चा लीक हुआ, तो पर्चा लीक हुआ तो उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं गए। अगर पर्चा लीक हुआ तो वो भर्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो भर्ती हो गई तो इसका मतलब वो पर्चा लीक नहीं हुआ था।
और उनके अनुसार वो पर्चा लीक हो गया। उसके बाद भी उन्होंने जाके कोर्ट में उस भर्ती को चैलेंज नहीं किया, देखो जी ये पर्चा लीक हो रखा है, इसको रद्द कीजिए। ये एक भर्ती को लेकर गए, जब पहली पुलिस भर्ती थी, जो हमारी पहली भर्ती थी 6000 की, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये पर्सन है जो ऑलरेडी इस सेंटर से हुआ, उस सेंटर में जितने क्वेश्चन पेपर थे वो कोई भी पर्सन वहां के किसी भी क्वेश्चन पेपर से नहीं मिला। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा उसका ऑर्डर की कॉपी पढ़िएगा, जिसमें कुछ लोग नशे के चलते जब उसका फिजिकल हो रहा था उसमें काफी लोगों ने, 1-2 लोगों ने अपने जीवन से भी किया था और बेहोश होके गिरे थे। उस भर्ती को माननीय उच्च न्यायालय ने देश की सबसे पारदर्शी भर्ती का है, माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, मैं आपको दे सकता हूं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोजगार के अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम सरकार लेकर आई है। विपक्ष और मुख्य तौर पर नेता विपक्ष ये कहते हैं कि सरकारी भर्ती आप लोग नहीं करना चाहते, सरकार चाहती है कि बैकडोर एंट्री करवाई जाए अपने लोगों की, इसलिए पूरा तामझाम तैयार किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। देखिए, मतलब मुझे तो विपक्ष पे तरस आने लगा है, इतनी मूर्खता की बात होती है। आज मैं नाम नहीं लेता, हमारे कांग्रेस के 2 एमएलए के बच्चे हमारी सरकार में लगे हैं, कांग्रेस के 2 विधायक के बच्चे हमारी सरकार में लगे हैं, हमारा एक भी विधायक का बच्चा हमारी सरकार में अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। तो अगर है हम योग्यता से लगाते हैं। कांग्रेस का बच्चा भी, आपके विधायकों के बच्चे काबिल नहीं, फिर आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से हुआ उनके काबिल नहीं थे, आप लोगों ने लगा दिए, क्या सही है इसमें? देखिए, अगर उनके विधायकों के बच्चों को लगाने का क्रेडिट लेंगे तो क्या वो काबिल नहीं थे? नहीं, सुनिए, मैं यही कह रहा हूं, अगर मेरा बच्चा किसी परीक्षा में बैठा और उसका नंबर नहीं आया तो इसका मतलब वो उतना योग्य नहीं था, मुझे मानने में क्या दिक्कत है? और अगर मेरे कांग्रेसी मित्र का बच्चा योग्य था, वो लग गया, तो हमारा पैमाना केवल योग्यता है। वो ये बताए अयोग्य लोग हमारी सरकार में कितने लगे, बताए तो सही, हम उनका स्वीकार करेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि कौशल बेसिकली क्या है कि कांग्रेस की आदत है वो गरीबियों की विरोधी रही है, दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की। हुड्डा सरकार में रिकॉर्ड पे कह रहा हूं विरोधी है। आज जब वो ये कहते हैं कि रोजगार कौशल निगम के माध्यम से हम अपने बच्चों को भर्ती कर रहे हैं बैकडोर से, तो वो गरीबों पर चोट करते हैं। कारण क्या है? हमने कहा है कि जिसकी आय 1 लाख से कम होगी उसको हम, जो भी उसके नंबर रखे हुए हैं, 10 रखे हैं, 25 रखे हैं, वो उसको 100% 50 है, शायद 150 में से वो 50 के 50 नंबर उस बच्चे को हम देंगे। अब एक आय से अधिक बच्चा कौन है? 1 लाख से नीचे इस देश में कौन कमा रहा है? हरियाणा में कौन कमा रहा है? वो दलित है, वो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का गरीब हो। वो दलितों के विरोधी हो गए, वो गरीबों के विरोधी हो गए, वो अल्पसंख्यकों के विरोधी हो गए। मुस्लिम में भी एक बहुत बड़ी जमात है जो 1 लाख से नीचे कमाती है। तो बेसिकली गरीबों की विरोधी मानसिकता है। जब आप ये कहते हो कि हम इसके माध्यम से अपने बच्चों को भर रहे हैं, तो मतलब मैं रिकॉर्ड पे कहूंगा, हुड्डा साहब और हुड्डा साहब की टीम वो दलित विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, वो अल्पसंख्यक विरोधी है। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, मान लीजिए किसी के पिता नहीं है, आज उसको नंबर मिल रहा है। आज हम 5 नंबर अगर नौकरियों में दे रहे हैं कि जिसके घर पे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, तो जिसके घर पे आज तक सरकारी नौकरी नहीं है और वो उसका लाभ लेना चाह रहा है, तो वो गरीबी लेना चाह रहा होगा। मान लीजिए मेरे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, तो मेरे बच्चे को तो उसका लाभ नहीं लेना। तो कौन लाभ लेगा? वो लेगा जो बिल्कुल गरीब है, उसको डी ग्रुप की नौकरी करनी है, उसको कहीं चपरासी लग रहा है, वो कहीं माली लग रहा है। तो ये मानसिकता है, इनको पीड़ा है कि जो मेरी सरकार में वंचित थे, जिनको मैंने नौकरी में जाने नहीं दिया, जिसमें मैंने इंटरव्यू में एक सेकंड ये है कि उनको सरकारी नौकरी दीजिए ना। एक सेकंड कौशल रोजगार निगम अरे से 1 लाख से अधिक लोग भर्तियां दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। सी और डी में जो लगे वो सरकारी नौकरी लगे, 1 लाख से ऊपर लगे वो परमानेंट लोग लगे हैं। पुलिस की भर्ती में अगर किसी को आर्थिक आधार पर ये लाभ दिया गया है तो वो सरकारी स्थायी रोजगार का ही दिया गया है। रोजगार कौशल की तो मैं आपको बता दूंगा टोटल कितने लगे, वो संख्या कितनी है, 6600 है शायद, मैं अभी बताता हूं। वो तो केवल 7619 है जो हमने लगे हैं हमारे। पर मैं बताता हूं ये मानसिकता, वो ये कहते हैं कि जो वंचित समाज था, गरीब समाज था, उनकी समाज में कौन लगता था। अगर आप खेल पर आएंगे तब मैं बताऊंगा। एक कोई एवरेस्ट गया, उन्होंने उनको डीएसपी बना दिया, ऐसे 10 लोग और एवरेस्ट चढ़े, उनको नहीं बनाया। तो क्या देखते थे? मैं उनसे पूछता हूं, हुड्डा साहब आप उनकी जाति देखते थे क्या?
कि एक को जाति के आधार पे आपने बना दिया, आपको दूसरों की जाति सूट नहीं करती, आपने नहीं बनाया। उनका चेहरा देखते थे क्या, उनका एक का चेहरा पसंद आ गया, सबके सब लोग एवरेस्ट पे चढ़े, एक ही पैमाने पर नौकरी लगी, जो एवरेस्ट पे चढ़ेगा उनको डीएसपी एक को बना दिया। बाकी क्या उनका चेहरा पसंद ही नहीं आया, जिसको लगाया उनका चेहरा पसंद आया होगा, बाकी का चेहरा पसंद नहीं आया होगा, या एरिया पसंद आया होगा। तो मुझे लगता है पहली जो सरकार थी वो या तो जाति देखकर नौकरी लगाती थी, या चेहरा देखकर नौकरी लगाती थी, या एरिया देख के नौकरी लगाती थी, या सामने वाला इतना दबंग था जो जाके उनके गला पकड़ लेता था, मेरी नौकरी नहीं लगाएगा तो तुझे रहने नहीं दूंगा। देखिए जवाहर यादव जी, एक तो बड़े हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा आपके खास तौर पर निशाने पर रहते हैं, खास लगाव है उनसे, कोई देखिए प्रेम उनसे। ओके, मैं देखिए हाँ, खिलाड़ियों को लेकर मुझे अलग से बात करनी थी, उससे पहले मेरा प्रयास था कि मैं ओपीएस पर भी बात कर लूं खिलाड़ियों को लेकर। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों को लगा दिया, हो सकता है कि चेहरा देखकर, उनका क्षेत्र देखकर, उनकी जाति देखकर, लेकिन हुड्डा साहब तो ये कहते हैं कि आप लोग तो लगा ही नहीं रहे हैं, हम तो पदक लाओ पद पाओ पर काम कर रहे थे। लेकिन सरकार ने कितने डीएसपी लगाए, कितने खिलाड़ियों को पद दिए, नौकरी उन्हें दी गई, वो हुड्डा सरकार के कार्यकाल से कम है, ये दावा कांग्रेस पार्टी का। देखिए हमारे समय में 300 से ऊपर लोग नौकरी लगे हैं, उनके समय में मैं फिर कह रहा हूं, अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वो केवल, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं छोटी चीजों में जाता नहीं, अब वो क्या देखकर लगाते थे ये उनसे पूछ लीजिएगा। कहना जी आपने जिसको नौकरी लगाया डीएसपी, इस आधार पे लगाया, उनके यहाँ कोई नियम नहीं था, हमने नियम बना दिया। हमने नियम ये बना दिया कि जो ओलंपिक में पदक जीतेगा वो सभी लोग इस कैटेगरी पे नौकरी लगेंगे, जो कॉमनवेल्थ में जीतेगा या जो एशियाड में जीतेगा। इनके समय में ऐसा नहीं था, हमने व्यवस्था को पारदर्शी किया मुख्यमंत्री जी ने। इनके समय में अब मुझे नहीं पता वो क्या था, अब वो जाति थी, चेहरा था, एरिया था, या दबंगई थी, ऐसा क्यों? अब हमारे यहां तो कोई भी आएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे उसका चेहरा कुछ भी हो, चाहे उसका एरिया कुछ भी हो, अगर उसने ओलंपिक में पदक लिया है तो वो नौकरी लग जाएगा, जो उसके लिए तय है। वो क्या करते थे, जो उनको पसंद आता था उसके लिए मंत्रिमंडल में जाकर उसका प्रस्ताव पास करा के मंत्रिमंडल में सहमति लेके तो नौकरी लगाते थे। तो भेदभाव वो करते थे या हम करते थे? खिलाड़ियों के साथ अगर भेदभाव, उनके समय के 50 कोर्ट केस चल रहे हैं इस आधार पर कि इसी चीज में पदक मैंने भी लिया। मान लीजिए किसी ने कॉमनवेल्थ में अगर कहीं रजत पदक मिला, तो कॉमनवेल्थ में जितने भी लोगों को रजत पदक मिला उन सबको नौकरी लगाओगे ना। उन्होंने कैबिनेट में एक व्यक्ति पसंद आ गया, उसका लगा दिया, बाकी सब कोर्ट चले गए। 50 से ऊपर, रिकॉर्ड पे बता रहा हूं जी, 50 से ऊपर कोर्ट केस इस आधार पर हुड्डा साहब के समय के चल रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो आपने नौकरी लगाया उसने भी यही अचीव किया और मैंने भी सेम यही अचीव किया, मेरी नौकरी नहीं लगी। हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नियम बना दिया, जो भी इस चीज को पूरा करेगा वो हर व्यक्ति नौकरी लगेगा, चाहे वो महिला होगी, चाहे वो पुरुष होगा, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी एरिया का होगा। हमने पारदर्शी व्यवस्था दी है, हमने खिलाड़ी को खिलाड़ी समझा है, उन्होंने खिलाड़ी को जाति में बांट दिया, उन्होंने खिलाड़ी को एरिया में बांट दिया। और मैं इनसे और पूछता हूं मजेदार चीज, एक लाइन बात पर मेरा एक सवाल है। आप सारा एजेंडा आपका नहीं चलेगा, मेरा भी चलेगा, दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएंगे, फिर मेरा सवाल रह जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब तो जाति, क्षेत्र या फिर चेहरा देखकर नौकरी देते थे या फिर लाभ देते थे। अब बहुत से पहलवान के, स्टार पहलवान ही कहूंगी मैं तो, क्योंकि पदक लाए हैं, देश का नाम रोशन किया है, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, और आपकी पार्टी के नेता हैं बबीता फोगाट, वो भी उनके साथ ही खड़ी नजर आती हैं। उनको सरकार क्यों नहीं मना पाई है? क्या उनकी जाति, उनका चेहरा पसंद नहीं आया है, या फिर मैं बताता हूं, या फिर लगता है कि वो सच नहीं बोल रहे हैं, वो प्लांटेड हैं, प्रोजेक्टेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं, वहां कुछ है? देखिए मैं खिलाड़ियों को व्यक्तिगत नाम लेकर इस मंच का हिस्सा नहीं बनाना चाहता डिबेट का, वो बन चुके हैं, वो बन चुके हैं, वो बन गए होंगे, मैं नहीं बनाना चाहता। हम बेसिकली बीजेपी एक आदर्श वाली पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है, वो क्या करेंगे। फिर भी क्या साक्षी मलिक का जो पदक लाने के लिए हुआ था उसको पुरस्कार मिला या नहीं मिला? जो नौकरी मिलनी चाहिए थी उसने अपने लिए कहा, मां के लिए कहा, अपने कोच के लिए कहा, वो राशि मिली या नहीं मिली? साक्षी मलिक बताए। विकास दहिया जी अभी ओलंपिक में पदक लेके आए, उनकी प्रक्रिया चल रही है, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी मिले, अच्छे मेरे मित्र भी है, छोटे भाई है। उनको जो हुड्डा का गुड़गांव में प्लॉट मिलना चाहिए था, फाइनल स्थिति में आ गए, अब कुछ प्लॉट तय हो गए, उनको ड्राव के प्लॉट। इनमें से कोई एक ये बताए जो सरकार की तरफ से इनको मिलना चाहिए था, वो मिला या नहीं मिला? अब मैं आपसे पूछता हूं, पूछना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कौन पहलवान था, शायद नरसिंह यादव,
उसने आरोप लगाया कि मुझे प्लानिंग के तहत मेरे साथ कहा और मुझे मैं खेल में भाग ना ले सकूं, इसके लिए मैं नहीं कह रहा वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, परंतु कहां थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? एक सेकंड, एक खुद ही विवाद में फंसे ना, उन पर तो आरोप लगे। अरे मैं कहता हूं आरोप लगे ना, उसने आरोप लगे, परंतु उसने ये भी कहा, उसने भी तो आरोप लगाया कि मुझे जानबूझकर फंसाया गया। तो किसी ने ये मांग की क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राकेश टिके, सतपाल मलिक, करण दलाल, अभय सिंह चौटाला कि भाई ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, इसको सुनना चाहिए, अगर इसने गलत किया इसको सजा मिले, अगर इसको फंसाया गया है तो फंसाने वालों को कोई उसके घर गया? मैं पूछता हूं किस लिए उसके घर नहीं गया? मैं जानना चाहता हूं। किसान आंदोलन में एक दलित व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अन्याय हुआ। एक दलित व्यक्ति को मार दिया गया, उसको कि भाई उसके लिए उस पर आरोप लगा कि एक दलित व्यक्ति को मार दिया। इनमें से सबके मैं नाम ले रहा हूं, कोई जाके पंजाब गया क्या कि इस दलित व्यक्ति को मार दिया गया और पापियों को जिन्होंने मारा उसको सजा मिले और हमारी आपके साथ सहानुभूति है? इनमें से कोई पंजाब गया क्या? और बात करता हूं, एक लड़की जो किसान आंदोलन में आई, इसलिए उसको मैं तथाकथित किसान आंदोलन कहता हूं, वो बच्ची उसको मानती थी किसान आंदोलन उसका भावनात्मक मुद्दा है, उसके अनुसार वो किसानों को न्याय दिलाने के लिए आई, उसके साथ यहां रेप कर दिया गया, वो लड़की मर गई। इनमें से सब नाम दोबारा गिना रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला, सत्यपाल मलिक, राकेश टिकैत, इनमें से किसने जाकर यह कहा उस परिवार को कि इन पापियों को सजा मिलनी चाहिए? किस लिए नहीं मिली? यह लोगों को सोचना चाहिए, हरियाणा के लोगों को। हम जाति की राजनीति नहीं करते, परंतु कौन करते हैं? एक लड़की किसान आंदोलन में आएगी, उसके साथ रेप हो गया, उसकी हत्या हो गई। हमारे खेल मंत्री पर तो यह कहते हैं कि एक आरोप लगा है, केवल आरोप लगा है, जिसकी सच्चाई है या नहीं है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहेगी। अगर उन्होंने गलत किया उसको सजा मिलेगी, नहीं किया बच जाएंगे। परंतु जहां रेप हुआ और उस लड़की मर गई, उस लड़की ने कहा लड़का के पिताजी यहाँ के रोका, इनके क्या, इनकी इतनी संवेदनशीलता नहीं थी? जहां तक इसका मुझे मतलब अदालत का फैसला तो इसमें नहीं आया। इसका मतलब ये भी आरोप ही है ना यादव साहब, जैसे आपके एक मंत्री पर आरोप है, हाँ। वैसे ही पश्चिम बंगाल की जो युवती थी वहां उन आरोपियों पर आरोप है, वैसे ही नरसिंह यादव पर आरोप थे। तो ये सिलेक्टिव बातें हो सकती हैं कि कहीं तो हम आरोपों को हल्के में ले रहे हैं और कहीं हम खुद ही अदालत बन जाते हैं कि किसान आंदोलन में जो हुआ वो तो हुआ के, लेकिन नरसिंह यादव पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, संदीप सिंह पर आरोप लगे हैं वो महज आरोप हैं। तो हम ये सिलेक्टिव तो फिर अप्रोच लेकर ना चले, है ना? देखिए कौन सी मानसिकता हरियाणा में काम करती है मुझे नहीं पता। एक लड़की ने खुद कहा, जो नियम है, एक लड़की ने खुद कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है। योगेंद्र यादव ने भी कहा कि जब मुझे पता चला मैंने उन लोगों को डांटा, इन लोगों को डांटा। ये योगेंद्र यादव की स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं। लड़की का, जब मरने वाली लड़की ने यह कहा कि मेरे साथ रेप हुआ, वो मरने से पहले रेप का जज के सामने दिया हुआ बयान एक आधिकारिक बयान माना जाता है। और ज्योति सागवान मुझे कहती हैं कि वो डाउट है। मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं आप ऐसा। है उसमें नहीं, मैं डाउट नहीं कह रही हूँ। नो, मेरे अपने वर्ड्स मुझसे मत बुलवाइए आप यादव साहब। मैं बोल लेता हूँ। मैं जानती हूँ ये बेहद संवेदनशील विषय है, जो बयान दिए जहां तक प्रक्रिया पहुंची वो सबके सामने है। मैं जानती हूं अदालत ही इसमें फैसला सुनाएगी और अदालत का फैसला जाहिर माने होगा, उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आरोप तो आरोप है ना, फिर हम अलग अलग चश्मे से उसे देखते हैं कि वहां लगे हैं तो सच्चे हैं, और आरोपों की जब आप बात करते हैं, बृजभूषण के खिलाफ भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। महिला पहलवान जिन पर देश को बहुत गर्व है, आपको भी होगा और मुझे भी है, अब मैं बोलूं, वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण को सरकार बचा रही है। उन्हें तो अदालत जाना पड़ा सर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। तो इस मामले को और इन आरोपों को जवाहर यादव कैसे देखते हैं? फिर क्या कहेंगे? देखिए उत्तर देता हूं, दोनों में अंतर है। एक आरोप होना, एक एफआईआर होना और किसी का अंदर जाके बंद होना। अगर एक दलित की हत्या किसान आंदोलन में हुई थी, हत्या करने वाले लोगों ने कहा हमने मारा और लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आप अगर ये मानते हैं कि वो आरोप है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं यही कह रहा हूं, हरियाणा की एक बहुत बड़ी मानसिकता है जो पिक एंड चूज को देखती है। मैं आपका नाम नहीं ले रहा उसमें, आप उसको अपने आप को निकालिए, आप एंकर है। नहीं, आप ले लीजिए, नाम लेने से क्या होगा? नाम ले रहा हूं, मैं नाम कोट क्या होगा? मैं कोट कर रहा हूं। एक पुलिस ने उनको अरेस्ट कर रखा है, जेल में बंद है 4 लोग, उसके बावजूद भी, अच्छा चलो वो ये कह देते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सत्यपाल मलिक, अपना ये राकेश टिकैत,
अभय चौटाला, करण दलाल ये कह देते कि भैया वो लड़की झूठ बोल के गई होगी मरने से पहले कि उसके साथ रेप नहीं हो, तो पुलिस जांच कर लो और हम सहानुभूति पूर्वक कि अगर लड़की के बयान ठीक होंगे तो हम उसके यहाँ जा रहे हैं, अगर उसके झूठ होंगे तो ये मान लेंगे कि हम वहां नहीं गए थे। अरे कुछ तो संवेदनाएं दिखा दो। एक लड़की मर गई, एक लड़की मर गई, हमारे वो बेटी हरियाणा के, उनके अनुसार हरियाणा के किसानों को आंदोलन न्याय दिलाने आई थी, उस पे हमारे आंसू नहीं निकले। एक लड़का जो सिर्फ उसकी गलती थी, वो बेचारा दलित था, उसकी बोटी बोटी कर दी गई, हमारे आंसू नहीं निकले। तो मुझे लगता है हरियाणा की जनता देख रही है और समझ रही है, वो सारा जानती है। ठीक है। अभी मैं बृजभूषण पर जो आरोप लग रहे हैं, जो जिसके किसी के साथ भी गलत हुआ, वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन में जो हुआ उसको किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन बृजभूषण को बचाने के आरोप जब सरकार पर लगाए जाते हैं पहलवानों की ओर से, कैसे देख रहे हैं आप उन आरोपों को? देखिए, बृजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे, ये मैटर माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। पुलिस ने ये कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस की जांच में अगर ये आता है कि बृजभूषण जी दोषी है, तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि दोषी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम कहां उनके साथ? कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की, नेता तो छोड़िए, किसी कार्यकर्ता की भी ये स्टेटमेंट है क्या कि अगर उनको वो दोषी होंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं? हम यही नहीं देखते। हम कहते हैं अगर जवाहर यादव भी दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इस पच्चीनों पे चलता है। हम पिक एंड चूज नहीं करते। हम ना जाति देखते हैं, ना चेहरा देखते हैं, ना एरिया देखते हैं और ना दबंगई स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है और बहुत ही कम ये हुआ होगा कि पार्टी लाइन से कोई नेता अलग बात कहे, है ना जी। लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, उसमें बबीता फोगाट पहलवानों के साथ खड़ी है, उस कमेटी पर सवाल खड़ी कर रही है जो कि सरकार ने गठित की है। एक सीनियर अधिकारी पर मिसबिहेव करने के भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, क्या कहेंगे? हाँ, पहलवानों के साथ हमने कब हम नहीं खड़े? बबीता फोगाट क्या, जवाहर यादव भी पहलवानों के साथ खड़ा है। अगर उनकी बात ठीक होगी तो उनको न्याय मिलना चाहिए। पहलवानों से फिर ये कह रहे हैं, पहलवानों से फिर गलत उसमें ना जाए। भारतीय जनता पार्टी और मनोहर सरकार पहलवानों के साथ है। अगर उनकी बात ठीक निकलती है तो जो भी गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम पिक एंड चूज नहीं करते। जिसके साथ भी अन्याय होगा उसको न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। हमारे मंत्री पर जब ये होगा, किसी भी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं तो अपना नाम लेके बात कर रहा हूं, अगर मेरे खिलाफ भी ये तय होता है, ऐसे आरोप की पुष्टि होती है, तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, हम पिक एंड चूज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज नहीं करती है। वो दोषी को सजा मिले इसके साथ रहती है। और हमारे भी जिस व्यक्ति ने अगर गलत किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 1-2 लाख के विषय में फंसे थे, तो भी हमने कहा था कि अगर गलती की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने उस सजा का स्वागत किया था। जब हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सजा का स्वागत कर लिया, तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता बबीता फोगाट, हम दोनों तो अति सामान्य कार्यकर्ता है। देखिए, हमने शिक्षा से बात की थी, सरकार के कामकाज से शुरू किया, शिक्षा पर आए, रोजगार पर आए, ओपीएस पर भी जाने वाले थे, बीच में पहलवानों का जिक्र हुआ। ओपीएस पर, जी जी, ओपीएस हुड्डा सरकार में पहले कार्यकाल में बंद हुई। हालांकि अटल सरकार में हुई, शुरुआत हुई, लेकिन मैंडेटरी नहीं था राज्यों के लिए। हुड्डा साहब बंद करते हैं और उनको अब जाकर यह एहसास हुआ कि ये बहुत भारी गलती हो गई है, भारी भूल है, इसे या तो सरकार सुधार ले या फिर इस मुद्दे के साथ चुनाव में जाएंगे और सरकार बनाएंगे। उसके बाद जैसे कि हिमाचल में लागू किया गया कि ठीक उसी तर्ज पर हरियाणा में लागू हो गया। देखिए, हुड्डा साहब कहते हैं मुझसे गलती हो गई। गलती का एहसास उनको कब हुआ? जब उनको ये लगा कि वो अपने सामने अपने पुत्र को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर गलती होती, कितनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती का एहसास कब हुआ? 1 जनवरी 2006 को उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद वो सरकार में रहे। 2009 का उनका घोषणा पत्र देख लीजिए। क्या उनको गलती का एहसास 4 साल में नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ? दोबारा वो सत्ता में आ गए, तब भी उनको गलती का एहसास नहीं हुआ। 2014 में भी उनको लगता था हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, तो 2014 के घोषणा पत्र में भी उन्होंने नहीं डाला, तब भी उनको गलती का एहसास नहीं हुआ। इवन 2019 में भी, शायद मुझे याद है, 2019 के भी घोषणा पत्र में उन्होंने नहीं डाला। और कानून की जितनी जानकारी मुझे है, लोग कहते हैं कि जो यहां वकील बैठे होंगे, अगर 13 साल, मान लीजिए मैं किसी जमीन पे बैठा हूं,
जिस पे डिस्प्यूट है, और 13 साल तक जो ये कहता है जमीन मेरी है, अगर वो 13 साल तक कोर्ट में नहीं जाता तो जमीन अगर मेरी है या नहीं है तो भी मेरा हक पहला मान लिया जाता है। तो हुड्डा साहब 2005, 2009, 2014, 2019 तक भी उनको एहसास नहीं हुआ। अब उनको लग रहा है कि भाई मैं हो गया 70+, अब किसी तरह बेटे को एडजस्ट कर दूं, तो साम दाम दंड भेद के कारण उनको ओपीएस याद आ गया। ओपीएस के लिए मनमोहन सिंह जी की स्टेटमेंट पढ़िए, पी चिदम्बरम जी की स्टेटमेंट पढ़िए, संसद में जो उन्होंने बोला अगर वो बयान मैं दूंगा। अभी भी जो फोन मैंने उठाया था वो एक आर्टिकल आपको देना चाह रहा था, मैं जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति है, उन्होंने ये कहा कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम एज इट इज लागू की जाती है तो 2030 के बाद जो बजट होगा प्रदेशों सरकारों का वो सारा का सारा केवल प्रदेश की 2-2.5% जो सरकारी आबादी है उस पे खर्च हो जाएगा, और 96%, 97% लोगों के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। 3% को खुश करने के चक्कर में हम 97% के साथ अन्याय करेंगे। परंतु देश के प्रधानमंत्री एक संवेदनशील प्रधानमंत्री है, उन्होंने इनकी बात को सिरे से नकारा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर कर्मचारी ये चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने कहा एक कमेटी का गठन कर देते हैं जिसमें कर्मचारियों का हित भी सुरक्षित रहे, 97% जो लोग हैं उनका हित भी सुरक्षित रहे। उस पर उन्होंने कमेटी की है। कमेटी का जो भी फैसला आएगा हरियाणा सरकार उसको मानेगी, केंद्र का निर्णय होगा। परंतु पेंशन के हम कितने पक्ष जरा ये बताते हैं। क्या कभी आपको लगा था कि रेहड़ी पटरी वालों को भी पेंशन मिलेगी? आज मोदी जी ने ये शुरू किया है, मनोहर जी ने ये शुरू किया है कि जो रेहड़ी वाला, पटरी वाला जो 10,000, 15,000 मासिक रूप से कमाता है, हमने उनके लिए भी पेंशन शुरू की है। हमने सबको मजबूत आर्थिक आधार दिया है कि जब वो 60 साल से पार कर जाएंगे तो उस पर भी हम काम करेंगे। देखिए, आप लोगों ने कमेटी का गठन तो हरियाणा में भी किया। एक सेकंड, मैं छोटा सा सवाल पूछ लूं। यहाँ भी आप लोगों ने कमेटी का गठन किया है जब चंडीगढ़ कूच का प्रयास किया ओपीएस के लिए कर्मचारियों ने, तो ये तो क्लियर है कि आप पक्षधर नहीं हैं ओपीएस लागू करने के, लेकिन जो विरोध हो रहा है उसको एक बार के लिए रोकने के लिए, एक बार के लिए रोकने के लिए कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी, तो कमेटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन सरकार ओपीएस बहाली की पक्षधर नहीं है। नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ये सरकार के किस प्रवक्ता ने आपको ये स्टेटमेंट दिया? मुझे मेरी पार्टी का प्रवक्ता कोट कर दे। यानी कि ये मैं तो आपसे बात कर रही हूं। आप ये कि मैं आपकी बातों से मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं, सीधे अगर बात हो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने तो बहुत सारे लोगों को कोट कर दिया कि वो ये कह रहे हैं, और सीएम साहब ने एक व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र किया कि उनको एक अधिकारी ने मैसेज भेजा कि दिवाली जैसे हालात हो जाएंगे अगर ओपीएस बहाल। ऐसे ना करो प्लीज मेरे साथ ज्योति जी। आपने क्वेश्चन किया, उसने कहा कि मैं जो श्रोता यहां बैठे हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सबकी समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को ये गलतफहमी हुई है क्या कि मैं हमारी सरकार ओल्ड पेंशन के विरोधी, ऐसा कोई वक्तव्य मेरा किसी को लगा? अगर ऐसा नहीं लगा तो एक बार ताली बजा दो। तो इसका मतलब जिनको समझना चाहिए उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ओपीएस बहाली के पक्ष में हैं फिर? मैं दूसरा मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने आप अपने शब्द मुंह में मत डालिए, मैंने जो कहा है वो लोग समझ गए। सीधी बात, अगर कर्मचारियों को क्या संदेश जाए इस मंच से? मैं तो कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, हम हर एक काम वो नहीं है, हम मैं हर एक समझने का प्रयास कर रही हूँ। हम हर एक काम वो करेंगे जो देश के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश के लोगों के हित में होगा। और प्रदेश के, जब मैं प्रदेश के लोगों के और देश के हित की बात करता हूं तो उसमें सरकारी कर्मचारी भी आता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। हिमाचल में जो फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को, बहुत बड़ा मुद्दा था, आप जानते हैं, तो क्या कभी ये शंका या डर नहीं होता कि अगर ये चुनावी मुद्दा मिला बना और कर्मचारियों का रुझान कांग्रेस की तरफ रहा तो चुनावी नुकसान तो हो सकता है? आप लोग सभी का फायदा ढूंढते रहेंगे लेकिन आप लोगों को चुनावी नुकसान हो सकता है। देखिए, हरियाणा के सरकारी कर्मचारी भी कुछ चीजें समझते हैं, वो भी ये मानते हैं कि हरियाणा के लोगों का विकास कैसे होगा, तो वो इसलिए हम दबाव वाले। माफी के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे बीच पहुंचेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका कॉन्क्लेव 2023 में, तो इनसे भी सवाल जवाब करेंगे, इनके विभाग से जुड़ी और हरियाणा की सरकार से जुड़ी तमाम बातें होंगी। अब बात पूरी कीजिए। देखिए, माननीय मूलचंद जी आए हैं और मुझे खुशी होगी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को
वो सुनेंगे तो मेरे लिए भी एक बड़ी बात है। जी आप बताएं कौन सा, कोई अब आपका क्वेश्चन क्या है? ओपीएस को लेकर मेरा सवाल ये था OPS के कि लिए- हिमाचल में फायदा हुआ, आप लोग बात कर रहे हैं हम सबका फायदा करेंगे, देखिए- लेकिन सबका फायदा जो कि आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, सबके फायदे के चक्कर में आप लोगों का चुनावी नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए, चुनावी लाभ और हानि, जो राजनीतिक पार्टियां निर्णयों के आधार पर चुनावी लाभ हानि देती है तो उनकी वही स्थिति होती है जो कांग्रेस की हो रखी है। हमारे लिए लाभ हानि का विषय नहीं है। जब उनको लगा हुड्डा साहब को कि देश हित और प्रदेश हित चाहिए तो उन्होंने उसको ओल्ड पेंशन स्कीम रोक दी। उनको लगा मुझे बेटे का भला करना है तो वो लागू कर रहे हैं कि मैं उसको वापस लागू कर दूंगा। तो जब छोटी मानसिकता में आप जाते हो तो आप फंसते हो। भारतीय जनता पार्टी तो जिसमें भी देश का प्रदेश का भला होगा वो निर्णय लेंगे, और प्रदेश और देश के भले में हमारे सरकारी कर्मचारी भी आते हैं। देखिए हुड्डा साहब का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो वो कहते हैं क्या पोर्टल पोर्टल पोर्टल, क्या पोर्टल क्या लगा रखा है पूरे हरियाणा में? पोर्टल से सरकार चला रहे हैं आप लोग। और अगर कांग्रेस सरकार आती है और मान लीजिए हुड्डा साहब सीएम बनते हैं जो कि वो कह रहे हैं, तो क्या जो ये कहना कि पोर्टल सिस्टम हम खत्म कर देंगे, इसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? या पोर्टल से अगर लोग परेशान हैं तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है? देखिए हुड्डा साहब की पीड़ा क्या है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि जो लोगों का अधिकार है वो उसको घर बैठ के मिलना चाहिए। हुड्डा साहब कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर क्यों, मेरे यहां भीड़ लगनी चाहिए, लोगों का अपना अहंकार, अपना रिस्पेक्ट, अपना सम्मान सब मार के मेरे कदमों में डालना चाहिए। अब जो बेचारी महिला सिरसा में है, वहां के किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को पसंद आया गया कि उसको वो महिला का व्यवहार पसंद या आचरण पसंद या जो भी पसंद या कि वो अच्छा पढ़ाती है, उसको गवारा लगा कि वो अच्छा क्यों पढ़ा रही है, उसने एक नोट दिया और उस महिला की ट्रांसफर करा दिया उसने मेवात में। अब वो कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता की ताकत तभी बनेगी, उसको पहले हम सिरसा से मेवात भेजेंगे, फिर वो मेरे कार्यकर्ता के आगे पीछे घूमेगी, उसका बेचारी का मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी शोषण करते होंगे, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, वो आएंगी तब उसका वापिस सिरसा करेंगे। हमने कहा एक महिला है, उसके एक छोटा सा बच्चा है, तो वो क्यों सिरसा जाए, वो क्यों सिरसा से मेवात जाए? मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमने एक नियम बना दिया, एक महिला है जिसके छोटा बच्चा है उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, एक विधवा है उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, जिसके आधार पर पोर्टल खुद ट्रांसफर करेगा। तो हमने जो मानवीय भेदभाव होता था, मानवीय भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री ने खत्म किया, और हुड्डा साहब की पहचानी भेदभाव करने वाले व्यक्ति में, इसलिए आज तक मेरे अहिरवाल में कभी वो तरक्की नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कभी महेंद्रगढ़ में पानी नहीं जाने दिया, उन्होंने कभी रेवाड़ी में पानी नहीं जाने दिया। माननीय मूलचंद शर्मा जी बैठे हैं, फरीदाबाद में क्या भेदभाव किया है वो जानते हैं। चाहे चौटाला सरकार हो उन्होंने भी वहां से उद्योग भगाए, चाहे हुड्डा साहब की सरकार हो उन्होंने भी वहां से उद्योग भगाए। तो वो भेदभाव, उनको भेदभाव ही पसंद आता है, और हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसलिए पोर्टल चाहिए। हम ये कहते हैं कि किसान का नुकसान हुआ, उसको पैसा जो मिलना चाहिए वो 72 घंटे में हम भेज देते हैं। वहां चक्कर काटते थे कि पटवारी को मैसेज होता था इसका तब तक नहीं करना, इसने मेरे खिलाफ वोट नहीं दी थी, मेरा सरपंच कह रहा है कि इसकी वोट हमें नहीं पड़ी थी। तो ये जो भेदभाव की राजनीति है वो भेदभाव की राजनीति करते हैं। हम सबके विकास की और सबके परस्पर प्रेम की राजनीति करते हैं, इसलिए उनको पोर्टल पसंद है। और पोर्टल का मैं लाभ बताता हूँ, एक सेकंड लास्ट मैं बताता हूँ पोर्टल का लाभ क्या है। जो पेंशन हम बनाते हैं उस इसमें मैं छोटी सी बात ऐड कर दूं, फिर आप बोलिएगा। बीपीएल कार्ड बहुत लोगों के काट दिए आप लोगों ने, बीपीएल कार्ड खत्म कर दिए, बुढ़ापा पेंशन आप लोग खत्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा आप लोग नहीं कर पा रहे, जिनको पहले से लाभ मिल रहा है वो कम कर रहे हैं आप लोग, आरोप है। देखिए हमने 8 लाख बीपीएल काटे थे। बीपीएल किसको मिलना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति ये चाहेगा? महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि है पंचायत की तय करते वो अंतिम व्यक्ति तक, और राजीव गांधी क्या चाहते थे, दोनों का मैं उदाहरण देता हूं। हमने 8 लाख कार्ड काटे जिन पे या तो वो आयकर देते थे, 2 लाख की उस समय समय सीमा थी हुड्डा साहब के समय की, मैं कोट करके बताऊं 2 लाख मैंने जानबूझ के बोला है। ये कहते हैं जी हमने वो 3 लाख कर दी, हमने 3 लाख नहीं की, पहले 2 लाख थी, हमने 3 लाख इसलिए की। क्या कोई मैसेज तो नहीं आ गया अभी बंद करने का? तो उस ढंग से फिर समेट। अच्छा कोई मैसेज नहीं आया तो सर। हमने वो 3 लाख की जिससे अधिकतम लोग, इसमें हमने 8 लाख काटे। उसमें से जो पेंशन ले रहे थे, सरकारी कर्मचारी थे जो पेंशन ले रहे थे रिटायरमेंट के बाद, जो आय का रिटर्न भरते थे, और उसके बाद भी ऑप्शन दिया कि किसी की गलती से कट गई तो वो भी बताए, तो 2,30,000
उसमें से वापस आ गए। अगर वो गलती से कट गए थे, वो कहीं मानवीय गलती थे, उसमें से 2,30,000 कर दिए। और एक मैं मजेदार आपका आंकड़े बताता हूं, जो लोग आप कहते हैं कि उनके समय में बीपीएल ज्यादा थे, आज हमारे समय में बीपीएल की संख्या हो गई है 32 लाख। और उनके समय की संख्या सुन लीजिए, जो शोर मचाते हैं, उनके समय की संख्या थी 8 लाख। 8,61,000 की संख्या बढ़ना क्या ये सरकार की उपलब्धि है? एक सेकंड बीपीएल उसकी बीपीएल परिवार बढ़ रहे हैं यादव साहब। नहीं, किस लिए मैं बताता हूं उपलब्धि कैसे बताता हूं। उनके समय थी 8,61,694, यानी कि वो बनाते ही नहीं थे। उसके बाद 10 साल क्या हुआ, 8,62,000। सरकार अब गरीब बना रही है लोगों को। सरकार गरीब नहीं बना रही, जिनका हक था उनको उन्होंने उनका हक दिया ही नहीं। मैं कह रहा हूं वो तो या तो जाति देखते थे, या चेहरा देखते थे, या एरिया देखते थे, उसका बीपीएल बनाता था। मूलचंद समरमा की विधानसभा का व्यक्ति तो सर पटकते रह जाता था, उसका बीपीएल नहीं बनता था। सिरसा के व्यक्ति का बीपीएल नहीं बनता था। किरण चौधरी जी चिल्लाती रह गई कि हुड्डा साहब जैसे ही क्या नाम है, रोहतक के बाद भिवानी शुरू होता है, रोड बता देती है कि भिवानी शुरू है। उनके यहां बीपीएल नहीं बनता था। कुमारी सैलजा कहती थी कि अंबाला के भी 2-4 लोगों का बीपीएल बना दो। यानी कि वो क्या देखते थे मुझे नहीं पता, या तो जाति देखते होंगे, या एरिया देखते होंगे, या चेहरा देखते हैं, वो ये देख के बीपीएल बनाते थे। हमने कहा जिसकी भी आय 3 लाख से तक की है, 1,80,000 तक की है, उन सबके बीपीएल बनेंगे। और एक और है, उनके समय में ये श्रेणी होती थी 1,20,000 की, हमने वो बढ़ा दिए 1,80 कर दिए, तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरा, उन्होंने वंचित समाज को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कभी न्याय दिया नहीं। हुड्डा साहब की सरकार को अगर मैं एक पंक्ति में कहूं, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की और कुछ एरिया की विरोधी सरकार थी। इसके कारण हमारे वो जो 8,61,000 थे, हमारे सरकार में एकदम 32 लाख हो गए, क्योंकि हमने सब लोगों को न्याय दिया है। ये न्याय प्रिय सरकार है, ये जाति, चेहरा, एरिया नहीं देखती। अभी क्या टारगेट है, इनको बीपीएल से ऊपर लाना है या फिर बीपीएल की संख्या बढ़ानी है? हाँ, अब ये देखिए, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, पहले भी अच्छे किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है कि जिसके भी 1 लाख से कम की आय है, हमने उसको इससे बाहर निकालना है, हमने 1,80 से बाहर निकालना है, हमने बीपीएल से बाहर निकालना है। तो हमने ऐसे लगभग 60,000 परिवारों को या तो उनको ऋण दिलाया है, या उनको उद्योग धंधे दिलाए हैं। जो आप रोजगार कौशल विकास का जो विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं हुड्डा साहब, क्योंकि वो व्यक्ति हुए जो 1 लाख से कम है। अगर रोजगार कौशल विकास में उसको 15,000 रुपए की सैलरी मिलती है, तो एक झटके में वो परिवार 1,80 कमा लेगा। यानी कि 1 से नीचे उसकी आय जितनी भी थी, 80,000 थी, 90,000 थी, वो तो वो परिवार कमाई रहा है, और 1,80 होंगे। तो हम चाहते हैं कि देश में ये श्रेणी खत्म हो। कई विषयों पर आपसे मैं बात करना चाहती थी, एक छोटा सा जवाब कर्ज को लेकर भी दीजिएगा। 4,23,000 करोड़ का कर्ज है हरियाणा पर, जो कि विधानसभा में तो नहीं कहा गया, लेकिन प्रेस वार्ता में बहुत बार कहा जाता है। और इसमें कोई काम नहीं किया है सरकार ने केवल कर्ज लेकर घी पिया के, जो कि हुड्डा साहब बार बार इस फॉर्मूले को याद दिलाते हैं। देखिए, हुड्डा साहब वो पूछते हैं, हुड्डा साहब के युवराज ने पूछा, मैंने उनकी एक स्टेटमेंट पूछी कि ये सरकार लोन लेती है और काम कुछ नहीं करती। एक तो उनका जो लोन का वो है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो झूठा है। वो इसलिए भी झूठा मान सकते हो कि वो 4,21 बोलते हैं, कुमारी सैलजा अलग बोलती है। अगर एक लोन होगा तो पार्टी लाइन तो एक बोलेगी। पहले वो तय कर ले कि किरण चौधरी जी ठीक कह रही है, कुमारी सैलजा जी ठीक कह रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा ठीक कह रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा ठीक कह रहे हैं। तो जब उनमें मत हो जाएगा तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। परंतु अंतर क्या है वो दिखाता हूं। उनकी सरकार के समय 21,82,000 लोगों को सामाजिक पेंशन मिलती थी, जिसमें वृद्धा पेंशन है, जिसमें विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। जिसपे पैसा खर्च होता था, साल का बता रहा हूं मैं, 2,618 करोड़ 40 लाख, ये उस पर खर्च करते थे। इन्होंने फिर मैं कह रहा हूं, वो कुछ देखते हैं, अब क्या देखते हैं मुझे नहीं पता, जाति, चेहरा जो भी देखते हैं। हमने इस संख्या को बढ़ाकर कर दिया लगभग 31,60,000 के आसपास, और हम जो उस पर पैसा खर्च करते हैं वो 10,157 करोड़ 40 लाख, यानी कि 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए तो केवल सामाजिक पेंशनों में हम उनके मुकाबले ज्यादा खर्च करते हैं। 7,500 करोड़ रुपए तो हुड्डा साहब ने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। इतना बड़ा अमाउंट का कोई एक प्रोजेक्ट नहीं होगा।
कोई एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट बता दे जिनको मिलाकर वो 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे। हम केवल वो सामाजिक पेंशन करोड़ों में खर्च करें, इनसे ज्यादा दे रहे हैं। खर्च तो हम कर रहे हैं 10,157 करोड़ 40 लाख रुपए, और ये फिगर और आएगी, बढ़ेगी। ठीक है सर। तो वो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी और एक और बताए तो मैं, एक लास्ट लास्ट इंतजार कर रहे हैं। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछ लूं अंतिम अगर से एक मैं दूंगा, एक आप अंतिम प्रश्न आप कर लिए, एक प्रश्न का उत्तर बगैर प्रश्न के मैं उत्तर देना चाहूंगा। उत्तर जी, आप क्वेश्चन कीजिए, अंतिम क्या है आपका? नहीं, मंत्री जी बैठे इसलिए मैं भी खत्म करना चाह रहा हूँ। वो ठीक है, हम अलग अलग विषयों को लेकर बात कर रहे हैं जी, जो चर्चाएं हैं और जिस तरह से आपकी सक्रियता बढ़ गई, आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछ रही हूँ। नहीं मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं। क्या क्या जवाहर यादव हाईकमान का आशीर्वाद अगर मिलता है तो चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है, इस बार ताल ठोकने वाले? हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता हाईकमान के निर्णय के विरोध में कभी खड़ा देखा है? तभी मैंने कहा कि हाईकमान का आशीष अगर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से आपको ये प्रश्न करना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, सुनो सुनो मैं बताता हूँ। मैं एक बार एक मैं बता रहा हूँ, पार्टी को हम भी समझ मैं उत्तर दे रहा हूँ। भारतीय जनता अगर हाईकमान का आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान मुझे ये कहेगा कि 2014 के चुनाव में जाके माननीय मूलचंद शर्मा जी का चुनाव मुझे संभालना है, तो मैं उसका आदेश को मानूंगा और वो काम करूंगा। अब एक प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं, जो नहीं करते, जो ये अफवाह फैलाते रहते हैं। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों पे इतना झूठ बोलता है हुड्डा एंड पार्टी। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, ये कितनी खरीदते हैं इनसे पूछना जब इनके नेता आएंगे। इन्होंने केवल 1,000 करोड़ के आसपास मुआवजा दिया, 800 करोड़ एक बार दिया इनके समय में। हम जब आए, हमने आते ही पहले ही जब सफेद मक्खी का जब प्रकोप हुआ था, आते ही हमने 1200 करोड़ रुपए दिया था। और जिसमें टॉप जो 5 थे, उसमें 2 ऐसे जिले थे जहां उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था। एक उसमें सिरसा था और एक उसमें पलवल था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 10,000 से अधिक किसानों की पॉकेट में जा चुका है, जिसमें 6,177 करोड़ रुपए तो वो है जो कि फसल जिन्होंने बीमा कराया था। ये फिगर एक बार देखना चाहिए, अंतिम 1 मिनट ले रहा हूं। नहीं, आराम से आप समय है हमारे पास, आप बात पूरी कीजिए। 6,117 करोड़ रुपए हमने किसानों को उस चीज का दिया जिन्होंने अपना फसल का बीमा कराया था। और करण दलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राकेश टिकैत, सतपाल मलिक, ये गैंग है। ये कहते हैं कि हम बीमा कंपनी के एजेंट हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं। किसानों को हमने दिया 6,177 करोड़ रुपए और किसानों से प्रीमियम लिया 1,943 करोड़ रुपए। तो भाई साहब, आपके इससे मांगे तो 4,000 से अधिक किसानों को करोड़ का लाभ हुआ। केवल ये मैं फसल बीमा की योजना की बात कर रहा हूं। उसके अलावा 4,238 करोड़ रुपए हमने किसानों को वो दिया जिसका बीमा नहीं था। और एक मजेदार फिगर दे देता हूं, 4,287 करोड़ रुपए वो है जिसका ना फसल बीमा योजना है ना खराबा हुआ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो किसानों ने मांगा ही नहीं, ऐसे 4,287 करोड़ रुपए हमने किसानों के अकाउंट में हरियाणा के में डाला। कुछ किसानों और को हुड्डा साहब ने, लंबी लिस्ट है आपके पास। एक सेकंड बस, जब मैंने इनको कहा कि 800 करोड़ रुपए इन्होंने दिया, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, 1,000 करोड़ रुपए है। लगभग 257 करोड़ के रुपए आसपास की वो फिगर होगी। वो मेरे पास 268 करोड़ रुपए ऐसे थे जिसको किसान लगातार 2 साल से मांग रहे थे, दे नहीं रहे थे। वो हमने मनोहर सरकार ने आते ही दिए। और एक अंतिम फोटो में दिखाना चाहता हूं, ये है किसान हितैषी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो किसानों को मुआवजा देते थे। मुआवजा की राशि पढ़ता हूं, नाम है टेकचंद पुत्र भीम सिंह। और ये जो मिला है बेरी के उसने दिया है, जो कहते हैं ना कि ये उनका एरिया है। उनके साथ भी ये कहते थे कि इन्होंने इतनी बड़ी राशि दी। 3 रुपए का चेक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में बेरी में मिला टेकचंद को, ऐसा वो किसानों को मुआवजा बांटते थे। एक दूसरा चेक और पढ़ देता हूं, सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह, ये भी बेरी के तहसीलदार ने दे रखे हैं, इनको मुआवजा दिया गया 2 रुपए का। हमारी सरकार में कोई भी एक ऐसा चेक लाकर दे दे जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, कांग्रेस का 2 क्या, और 3 रुपए के चेक बांटने वाले क्या कहती है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है,
हो सकता है कुछ जीरो लगाने भूल गए हो सकता है इसको दुरुस्त कर चलिए दिया गया हो। मैं मान लेता है ना? हूँ। देखिए कुछ मुझे भी- लगता कुछ भी हो देखिए सकता है। देखिए देखिए ज्योति जी का एक मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है ये ऐसा हुआ हो। चलिए मेरा वो निवेदन बहुत ये है। संभव है कि कांग्रेस ने इसको डिफेंड भी इस तरह से किया चलिए होगा। मैं ये कहता हूं कि ज्योति जी का हुड्डा जी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं। आप उनके कांग्रेस ऐसा के इंटरव्यू देखिएगा, चलिए। अभी आप जैसे यहाँ से जाएंगे अगर सामने बैठकर देखेंगे आपको पता चल एग्री, जाएगा। मैंने मान लिया। ऐसा मुझे गलतफहमी हो सकती है कि ज्योति जी का हुड्डा साहब के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, परंतु मैं मानता हूं कि नहीं होगा, मुझे गलतफहमी होगी। अब कोई भी कांग्रेस का नेता अभी देखिए अभी कांग्रेस वाले आएंगे कहेंगे बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। एक सेकंड और मुझे एक पत्रकार के नाते मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लगता है कि आप दूसरी पार्टी के लिए दूसरे नेता के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर बताएं। मैं ज्योति कांग्रेस वाले बीजेपी के लिए बताएंगे तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। चलिए मैं ज्योति सागवान को उसकी पत्रकारिता पे 100% विश्वास करता हूं और मैं खुले मन से कह रहा हूं मेरी बहुत अच्छी मित्र है और जिन एंकर का मैं सम्मान करता हूं उनमें से एक है। तो मेरा निवेदन यह है जब कोई कांग्रेस के नेता आए उनको ये 2-3 रुपए की कॉपी में आपको देखा जा रहा हूं तो उनसे पूछ लेना ये एरर था या नहीं था, और अगर ये एरर था तो बाद में इन किसानों को इस एरर को ठीक करते हुए कितना मुआवजा दिया गया, ऐसा एक पर्सन अगर उनका इंटरव्यू आप नहीं करेंगे जो भी एंकर करेंगे वो इनसे पूछ लेंगे। ये कॉपी मैंने कर दी है। फिर मैं कह रहा हूं हरियाणा न्यूज पर ज्योति जी की निष्ठा पर, इनकी ईमानदारी पर, इनकी काबिलियत पर जवाहर यादव और भारतीय जनता पार्टी को रत्ती भर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। परंतु ये हुड्डा साहब से मैं खुद पूछूंगी, आप ही कॉपी छोड़कर जाइएगा। परंतु जैसे ये पत्रकार रही हैं, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की पुस्तिका का जो हमारी भाजपा की बात है उसका 10 साल संपादन किया है, तो दोनों पत्रकार मित्र होने के नाते एक दूसरे से छेड़छाड़ कर सकते हैं। धन्यवाद। नहीं अभी देखिए एक सवाल मैं गठबंधन को लेकर भी पूछ लूं आपसे। ये नहीं गठबंधन, ये शुक्रिया मैंने आपको इसके लिए कहा, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया और हरियाणा न्यूज के लिए भी आपने तारीफ की। ये गठबंधन को लेकर बहुत बार चर्चाएं होती हैं, अभी टूटा, अभी टूटने वाला, कि अब तो टूट ही जाएगा, या ये कहां से चर्चाएं निकलती हैं और ये किसी परिणाम तक कम से कम अभी तक नहीं पहुंचे हैं? देखिए आज आपने जब बोला, आपके दोनों सदस्य पीछे खड़े हैं, जब ये मुझे मंच पे बुला रहे थे तो इन्होंने ये कहा था कि जवाहर यादव सरकार के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मुझे लगता है पार्टी का पर्सन पार्टी के नेताओं से करना चाहिए। हमारे जो भी पार्टी के नेता आएंगे वो मुझसे बेहतर जवाब इसका दे पाएंगे। धन्यवाद। अंतिम सवाल, सरकार की तारीफ तो बहुत की लगता है हरियाणवी के नाते कि कोई कमी तो है, खामी है, इसे दूर किया जाए या फिर ये अच्छा नहीं किया सरकार ने? आखिरी सवाल देखिए बहुत ईमानदारी से। हाँ देखिए किसी भी सरकार में किसी भी काम को और अच्छा काम भी जो होता है उसको भी और बेहतर करने की गुंजाइश सदैव रहती है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी बोलते हैं। तो इसलिए मैं उदाहरण भी देता हूं। मुझे मान लीजिए पीपी में हमारी नीयत ठीक थी, शुरू में कुछ गलती आई, हम उसने कहा उसको हमने ठीक किया। ऐसे ही बीपीएल को लेकर है, ऐसे ही अन्य ऐसी जो पेंशन वाला विषय था, मैंने खुद कहा कि 2 लाख कुछ पेंशनें कटी, हमसे वो गलती हुई, हमने जो त्रुटि थी उसमें से 8 लाख में से जो ठीक कर सकते थे 8 लाख कटी, हमने उसमें से जो ठीक कर सकते थे। नियत ठीक होनी चाहिए, मानवीय भूल होती रहती है और मानवीय भूल हम लगातार सुधारते रहते हैं। तो जो हम में अच्छा होता है उसके जो भी सुझाव आते हैं, चाहे हमारे पत्रकार मित्र दे, चाहे साधारण जनता दे, सुधार की गुंजाइश, अच्छे की गुंजाइश सदैव रहती है। वो मुझ में भी रहती है और हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी रहती है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में पहुंचे, समय दिया और लगभग सभी विषयों पर हमने बात कर ली और सभी विषयों पर आपने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिए। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत शानदार ज्योति, जिस तरह से आपके तीखे सवालों के जवाब जवाहर यादव जी ने बड़े आंकड़ों के साथ सामने रखे, तस्वीर को साफ करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका। वाकई और एक गर्माहट आज अभी देखने को मिली इस कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे यहाँ हरियाणा न्यूज की इस कॉन्क्लेव में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। प्रतिमा जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर सम्मान के लिए। तो जोरदार तालियों के साथ